हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हैं बाउंड इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी क्या? स्मॉल कैप्स यानी नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स कि जिनका मार्केट कैपिटल ये 5,000 करोड़ से कम है। ऐसे स्टॉक्स ये नॉर्मली स्मॉल कैप स्टॉक्स कहे जाते हैं। ये जो स्टॉक्स है ये नॉर्मली जो बिग प्लेयर्स है उनके साथ कॉम्पिट करते हैं। और इनमें से कुछ स्टॉक्स जो है वो यूनिक प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो यूनिक प्रोडक्ट वाले स्टॉक्स जो है ये मल्टी बैगर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इनमें से कुछ स्टॉक्स ये मीडिया फ्रेंडली भी होते हैं, जो कि हमेशा मीडिया की सुर्खियों में कहीं ना कहीं हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में दिखते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि इनके प्रोज क्या क्या है। तो इनका सबसे पहला प्रो है कि इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की कमी। तो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की कमी होने की वजह से इनके जो है विजिबिलिटी कम होती है मार्केट में, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से इनके वैल्यूएशन ये अंडर वैल्यूड रहते हैं या इन द लाइन रहते हैं। तो ऐसे जो स्टॉक्स है ये अगर आप ठीक से स्टडी करें तो तो इनमें से 10 बैगर 20 बैगर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये स्टॉक्स मोस्टली इनसाइडर न्यूज़ पे भी कुछ कुछ समय ट्रेड करते हैं। तो इनसाइडर न्यूज़ भी कभी कभी मिलना ये भी इन स्टॉक्स के बारे में एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि बहुत से स्मॉल कैप स्टॉक्स या इनसाइडर न्यूज़ पे भी मूव करते हैं। और इनकी जो मूवमेंट है ये बहुत ही ट्रेमेंडस रहती है। तो इनसाइडर न्यूज़ ये भी इन स्टॉक्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर ऐसे कोई स्टॉक्स मिले तो इनमें से आपको विंडफॉल गेन की जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर ये सब प्लस पॉइंट है तो इनके निगेटिव पॉइंट क्या है? तो निगेटिव पॉइंट हम देखेंगे कि इनके कैश रिजर्व्स जो है वो लिमिटेड रहते हैं। उसके बाद इनके मार्केट पेनिट्रेशन, R&D एक्सपेंसेस, ये चीज़ें इनकी कम कम रहती हैं। तो ये चीज़ें कम होने की वजह से इनके ग्रोथ पे लिमिटेशंस रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर मार्केट में कोई कंग्लोमरेट एंटर हो जाए इनके पर्टिकुलर सेगमेंट में, इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में, तो ये कंपनीज कॉम्पीट नहीं कर सकती। अगर इसका नियर बाय एग्जांपल देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल कि जैसे ही रिलायंस रिटेल मार्केट में उतरा वैसे फ्यूचर रिटेल की ग्रोथ ही है बहुत बुरी तरह उससे प्रभावित हुई। दूसरा एक देखा जाए तो स्नैपडील और अमेज़ॉन कि स्नैपडील पहले मार्केट में अच्छा था, लेकिन जैसे ही अमेज़ॉन की एंट्री हुई स्नैपडील नियरली आउट ऑफ मार्केट हो गया। इन कंपनीज में कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू रहते हैं। बहुत से जो जो छोटी कंपनी रहती है उनका जो है, उनके जो प्रमोटर है वो बहुत से बार मनी सिम्फनिंग करने का प्रयास करते हैं कि जो प्रॉफिट का पैसा है वो पर्सनल अकाउंट पे ट्रांसफ़र करें। यह पॉसिबिलिटी इन छोटी कंपनियों के वक्त ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से इनके रिटर्न्स भी इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद ये जो कंपनीज है ये ग्रोथ ओरिएंटेड रहती है, तो आपको डिविडेंड ये कब मिलता है। तो डिविडेंड के आशा से आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनका जो प्रोडक्शन और उनके उनका जो कंसंट्रेशन है ये चीज़ें भी प्रभावित करती है कि अगर कोई छोटी कंपनी रही तो उसका प्लांट ये हार्डली एक या दो जगह रहेगा। वो ज़्यादा स्प्रेडेड कंपनी नहीं रहेगी, तो उसका उसका रिस्क ये बढ़ता है।
कैसे बढ़ता है, तो एक एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि बीपीएल कंपनी का नाम सभी ने सुना है। तो बीपीएल ने सैनो, ये इस जापानीज कंपनी के साथ हम अपना टाइप किया था। लेकिन जैसे ही इनका जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जापान में होता था, लेकिन जिस जगह इनका प्रोडक्शन प्लांट था उस जगह 2004 में अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक आने की वजह से इनका प्रोडक्शन प्लांट पूरा कोलैप्स हुआ और बीपीएल कंपनी ये नियरली आउट ऑफ द मार्केट हो गई। तो ये जो कंसंट्रेशन के रिस्क है, ये स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस भी स्मॉल कैप्स कंपनीज को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर गवर्नमेंट का फेवरिज्म, ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। इसके बाद इन कंपनियों का स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी जो मार्केट में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है ये कम होती है। इनके एनुअल रिपोर्ट्स ये ज़्यादा क्लियर होते नहीं हैं। इसके बाद इनके मैनेजमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसकी वजह से स्मॉल कैप्स को स्टडी करना ये बहुत रिस्की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके रिटर्न्स, तो इनके रिटर्न्स ये प्रोपोर्शनेट नहीं रहते। बहुत से बार बहुत से स्मॉल कैप्स शेयर ये 5 साल 7 साल 10 साल मूवमेंट देते नहीं है, लेकिन जब वो बाद में मूवमेंट देते हैं तब वो एक साल में दुगुना या फिर 1.5 साल में तिगुना ऐसे भी मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन जब वो मूवमेंट देते नहीं है तब आपको कन्विंस्ड रहना ये बहुत ही मुश्किल होता है कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि कन्विक्शन का बताया, तो कन्विक्शन ये स्मॉल कैप्स में हमेशा टेस्ट होता है। जैसे कि हम देखें कि स्मॉल कैप्स इंडेक्स ये जनवरी 18 में पिक किया था स्मॉल कैप इंडेक्स ने, बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो उसके बाद उसको रिकवरी लेने के लिए जुलाई 20 आया। तो नियरली 2.5 साल का पीरियड जो था, ये 2.5 साल का पीरियड स्मॉल कैप इंडेक्स में रिटर्न्स नहीं थे। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज के रिटर्न्स अभी भी नहीं है उस लेवल पे। तो रिकवरी जो है, तो रिकवरी पार्ट ये स्मॉल कैप्स में बहुत पेनफुल पार्ट है। और इसके बाद इनकी जो प्राइस वॉलेटिलिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है कि मार्केट अगर 30% अगर गिरा तो ये स्टॉक्स नियरली 70-80% गिरते हैं। मार्केट अगर 20% गिरा तो ये स्टॉक्स नियरली 50%-60% गिरते हैं। तो ये जो गिरने का इनका प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है और ये कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को मैच करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनमें और एक कैटेगरी आती है कि भंगार कैप शेयर, कि ऐसे शेयर की जो सिर्फ मीडिया हाइप पे या फिर सोशल मीडिया हाइप पे चलते हैं, जो कि पर्टिकुलर कुछ दिन तक इनकी हाइप रहती है और उसके बाद ये लाइफ टाइम में कभी भी उठते नहीं हैं। ऐसे बहुत से शेयर हैं कि जो 2006 से 2008 के बुल रन में चले और उसके बाद वो कभी भी नहीं चले। और ऐसे भी कुछ शेयर है कि जो हर बुल रन में जिनका नाम आता है कि ये स्टॉक्स चलेंगे लेकिन वो चलते नहीं हैं। फॉर एन एग्जांपल सुज़लॉन, येस बैंक, ऐसे एग्जांपल जो है ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लॉ ऑफ एवरेज की बात करें तो इनके रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर, कॉमन रिटेल इन्वेस्टर अगर 25 स्मॉल कैप स्टॉक्स लेगा तो उनमें से हार्डली 3 से 4 स्टॉक्स ही मल्टी बैगर हो गए। 3 से 4 स्टॉक ये नॉर्मल रिटर्न देने वाले हो गए। लेकिन जो रहने वाले जो 15 स्टॉक्स है, 15 से 18 स्टॉक्स, ये नेगेटिव रिटर्न देंगे। तो
लॉ ऑफ एवरेज की बात करें तो आपको इनमें से रिटर्न कमाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, जो जो प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत कम कम होती है। तो ऐसे ये हो गए स्मॉल कैप्स के लिमिटेशंस। तो अभी अगर हम देखें तो अभी मार्केट में स्मॉल कैप्स कैसे हैं, तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखा जाए तो इनका पी है 20 का, जो कि 2018 के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर पिछले एक साल का रनअप देखे स्मॉल कैप्स का तो कुछ कुछ स्टॉक्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, साल में दुगुना तिगुना हुए हैं। और ऐसे वक्त इनमें इन्वेस्ट करना ये एक रिस्की बेट हो सकती है। इसके बाद अगर सेंसेक्स टू स्मॉल कैप्स रेशियो ये अगर पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम देखें कि ये हमेशा स्मॉल कैप शेयर का टॉप प्रेडिक्ट करता है ये ग्राफ, तो इस ग्राफ में ये अभी स्मॉल कैप सेंसेक्स टू स्मॉल कैप रेशियो ये 1.7 का है, जो कि लोएस्ट है, जो कि स्मॉल कैप्स का टॉप दिखा रहा है। तो ये भी एक इंडिकेटर स्मॉल कैप्स का ओवर वैल्यूएशन अभी दिखा रहा है। तो अभी हम आते हैं अलोकेशन की तरफ कि स्मॉल कैप्स में कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ने कितना अलोकेट करना है। तो बहुत से कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स ले लेते हैं और उसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो ख़राब होता है आगे जाके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पोर्टफोलियो के मैक्सिमम 20% अमाउंट ये स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करनी है। इनका रिस्क प्रोफाइल देखते हुए ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग आपको बहुत लिमिटेड करनी है। आपका अलोकेशन 20% से ऊपर ना जाए, इसका हम ध्यान रखेंगे। और अगर करना ही है तो SIP रूट भी हम कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अलोकेट करना है तो आपको स्टडी बढ़ाना पड़ेगा, आपका कन्विक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उस केस में आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अलोकेट कर सकते हैं। तो ये रहा स्मॉल कैप्स के बारे में। आपको और क्या जानना है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।